तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मौर्य काल में अकाल संबंधी साक्ष्यों के दावों की प्रामाणिकता की जांच। मौर्य काल में अकाल संबंधित साक्ष्यों के दावों की प्रामाणिकता की जांच करें। एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ क्लेम्स रिगार्डिंग द फेमिन ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। तो मौर्य पीरियड में अकाल को लेकर क्लेम की बात यदि करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें 4 तरीके के सोर्सेस की चर्चा नजर आएगी। एक देखेंगे कि मेगास्थनीज है, ये कुछ दावा करता अकाल को लेकर। इसका क्या दावा है? मेगास्थनीज कहता है भारत में अकाल नहीं पड़ता था। अकाल नहीं। और दूसरी ओर चल के देखो कि जैन सोर्स क्या कहता है? अकाल और भद्रबाहु की कथा। उसके बाद फिर आप देखोगे कि अर्थशास्त्र क्या कहता है? अकाल की दशा में राज्य का कार्य या राज्य का दायित्व, राज्य का दायित्व। और इस संदर्भ में हमें एक ठोस पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। वह है मानसेहरा और शहबाजगढ़ी का अभिलेख। सॉरी माफ करिए, गलत बोल दिया। सहगौरा और महास्थान का अभिलेख। महास्थान का अभिलेख। सहगौरा गोरखपुर में है और महास्थान जो है ढक्का के पास, बंगाल में, मतलब आज के बांग्लादेश में। अब हमें इसके आधार निष्कर्ष भी निकाल के देना है कुछ। निष्कर्ष हमें ये निकाल के देना है कि नंबर 1 की अकाल की फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, ग्रीक और इजिप्टियन सोसाइटी की जैसी नहीं रही होगी। और अकाल की भयावहता भी कम रही होगी। इसीलिए ग्रीक एम्बेसडर को लगा कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है। इसीलिए ग्रीक एम्बेसडर को लगा कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है। ठीक है। क्लियर? अब देखो बच्चों, आपको यदि मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो इसकी क्लैरिटी और ज्यादा आएगी कि
मेगास्थनीज के बारे में ज्यादा कहानी पढ़ाऊं इसकी जरूरत तो है नहीं। मेगास्थनीज सिंपल इंडिका नाम की किताब लिखता है, उसमें कहता है भारत में अकाल नहीं पता। अब इसके बारे में और ज्यादा क्या पढ़ना, इन स्रोतों से क्या पता करता है कि अकाल पड़ता है, यानी कि एक दावा यह है और उस दावे का खंडन यहीं से हो गया। तो पहले दावे की जांच के लिए दूसरा दावा आ गया, एक एविडेंस आया नहीं कि पहला जो क्लेम था वो खंडित हो गया। और फिर हमें अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा मिलती है कि जब दुर्भिक्ष की स्थिति आ जाती है तो राज्य का दायित्व तो बनता है कि वह वेलफेयर का काम करे, और राज्य का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों की वार्ता उपलब्ध करे। वार्ता माने आजीविका। जो आज के डेट में आपके प्रधानमंत्री लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो वार्ता ही का उदाहरण है। हालांकि हम इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस खोज सकते हैं, वो ये कि हम 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं वो बेसिकली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अब देने के लिए सिर्फ ड्यूटी बाउंड नहीं है, लोग हमसे लेने के लिए अधिकार संपन्न है। तो राइट टू फूड का परिणाम है। मौर्य काल में भी राज्य चाहता है कि वो अपने नागरिकों को वार्ता उपलब्ध करवाए, लेकिन यहां पर नागरिकों का अधिकार नहीं। फंडामेंटल डिफरेंस। अशोक आपके सामने में अभिलेखों के माध्यम से बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो भी सूचना दे रहे हैं, लेकिन सूचना वो अपनी ओर से दे रहे हैं, जो सूचना देना चाहते हैं वो सूचना दे रहे हैं। इसको आप आरटीआई नहीं कर सकते, क्योंकि नागरिकों को अधिकार नहीं को मांगे जाके कि सूचना दो। मांगने के लिए जाओगे तो हो सकता है लौट के ना आ पाओ। तो एक डिफरेंस है। खैर, उससे अलग चलकर देखो तो अब देखोगे कि सबसे बड़ा एविडेंस हमें यह दिखाता है कि सहगौरा और महास्थान अभिलेख को पढ़ो तो पता चलता है कि दुर्भिक्ष तो पड़ता था। दुर्भिक्ष मीन्स अकाल मीन्स फेमिन, पड़ता तो था, यानी कि मेगास्थनीज की बात तो खंडित हो गई। लेकिन उसी दौर में जो एक दूसरा रिमार्केबल पार्ट है वो ये कि स्टेट ने एक निर्देश दिया है कि दुर्भिक्ष पड़ने की स्थिति में करना क्या चाहिए। अब महास्थान के अभिलेख को यदि पढ़ो तो उसमें सबसे पहले ये बात कही गई है कि जब कभी दुर्भिक्ष की स्थिति आ जाती है तो स्टेट का यह दायित्व बनता है कि किसानों को लोन अवेलेबल कराए, ताकि वह स्टेट के ऋण के बदौलत खेती कर सके। और यदि वो उस लोन के बल पर भी वो रिवाइव नहीं कर पाता है अपने इकोनॉमी को, तो फिर उन्हें लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। स्टेट का जो धान्य कोठार है, जो ग्रेनरी है, वो लोगों के लिए खोल देना चाहिए। तो लोगों के लिए ग्रेनरी खोल देना चाहिए, इसका मतलब है कि स्टेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करता है। जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि स्ट्रेची कमीशन के गठन के पहले तक तो ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान के अकालों को ओन ही नहीं करती थी। वो कहती थी अकाल के लिए हम जिम्मेदार नहीं। अब ये तो वही कहानी हो जाए कि कोई जाए आदमी थानेदार के पास में कि दरोगा जी हमारे घर में चोरी हो जाए, चोरी हो गई तो दरोगा कह दे कि हम नहीं चुराए। स्टेट की तो जिम्मेदारी बनती है ना कि लोगों की इस प्रकार की समस्याओं का समाधान निकाले। तो मौर्य काल और ब्रिटिश काल के बीच में जो अंतर आपको दिखाई देगा वो यही कि मौर्य राजा शुरुआती दौर से कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। इसकी बात की पुष्टि आपको अर्थशास्त्र से भी मिलेगी, इसकी पुष्टि आपको सहगौरा और महास्थान के अभिलेख से भी मिलेगी। ठीक। और तब हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि स्टेट वेलफेयर ओरिएंटेड है, इसीलिए अकाल की फ्रीक्वेंसी कम रही होगी। अकाल की फ्रीक्वेंसी के कम रहने का एक दूसरा कारण भी नजर आता है। हिंदुस्तान का जो संसाधन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रीक सोसाइटी की तुलना में या रोमन सोसाइटी की तुलना में ज्यादा न्याय संगत था, क्योंकि हिंदुस्तान में किसान भूमि के मालिक थे। ग्रीक और रोमन सोसाइटी में जाकर देखेंगे तो समस्त भूमि कुछ पर लॉर्ड्स हाथ में थी और बाकी सब उस भूमि के काम करने वाले मजदूर थे। और चूंकि हिंदुस्तान में किसान भूमि का मालिक है, इसलिए उनके पास में थोड़ा ही सही इतना होता है कि गुजारा चल जाता है। तो एक तो संसाधन का ज्यादा बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में अकाल न होने का एक कारण है या कम होने का कारण है। और दूसरी बात है कि अकाल की स्थिति यदि आ भी जाती है तो कई सारे सोर्सेस हैं जिनका की योगदान होता है उसकी भयावहता को कम करने में। नंबर एक स्टेट का, यहां तक कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेद, उपनिषद ये सही सिखाता है, महाकाव्य, पुराण सब ये सिखाता है कि लोगों को दुख के समय में आप
सपोर्ट करो ताकि वो भूखे न मरने। उसे पुण्य का माना गया है, धर्म के रास्ते सपोर्ट किया जाता है। बौद्ध साहित्य में तो बहुत बड़ा उदाहरण मिलेगा आपको कि किस तरीके से लोगों के बीच में अन्नदान हो रहा है। हिंदुस्तान में तो भिक्षा की संस्कृति भी ये बताती है कि हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं मरेगा यदि इस संस्कृति का ठीक से पालन कर लिया जाए। तो ऐसे ही सारे फैक्टर्स कि जिस कारण हिंदुस्तान में अकाल नहीं पड़ता, यदि पड़ता भी है उसकी भयावहता उतनी नहीं होती जितनी की होती होगी रोम में या ग्रीक में या इजिप्शियन सोसाइटी में। इसीलिए एक पढ़ा लिखा विद्वान आदमी भारत में लंबे वर्षों तक रहने के बाद भी किताब लिखता है तो कहता है कि महात्मा काल नहीं।